हेलो एवरीवन। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है यूट्यूब पे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन। तो इस कमीशन को अपॉइंट क्यों किया गया था, उसका एक रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए थे, जैसे कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर बाई कैमरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे अलग था, सेंट्रल लेवल पे अलग था। तो यही सब जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसमें कितना इफ़ेक्टिवनेस है आया है, कितना प्रोग्रेस आया है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है और कुछ न्यू स्टेप्स चाहिए कि नहीं, वो सजेस्ट करने के लिए ये कमीशन को अपॉइंट किया गया था। बट प्रॉब्लम ये था, और इस कमीशन का चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन। प्राइम मिनिस्टरशिप स्टैनलेस वेलवेट का था। हालांकि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल लॉर्ड बिरकेनहेड है इस साइमन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने 2 इयर्स पहले ही इस कमीशन को अपॉइंट किया था। ओके, ये कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स कंसिस्ट करते हैं, बट सारे के सारे 7 मेंबर्स वाइट है, कोई भी इंडियन नहीं है इसमें। ओके, तो ये साइमन कमीशन कब बैठाया गया था? 1927, 8 नवंबर 1927। अब हम देखेंगे इंडियन रिस्पॉन्स क्या था इसमें। ऑब्वियसली इस साइमन कमीशन में एक तो 7 मेंबर्स ही कंसिस्ट करते हैं, एंड वो भी सारे के सारे वाइट मेंबर्स हैं, सारे ब्रिटिशर्स हैं। तो ऑब्वियसली सब इंडियन पीपल ने इसको बॉयकॉट किया था। कांग्रेस का रिस्पांस क्या आया था? कांग्रेस सेशन जो मद्रास में हुआ था दिसंबर 1927 में, जिसके प्रेसिडेंट थे एम.ए. अंसारी, उन्होंने भी डिसाइड किया कि इसको कैसे न कैसे बॉयकॉट करना ही है, इन एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। हर तरह से इस कमीशन को बॉयकॉट ही करना है। और दूसरी तरफ नेहरू जी भी सक्सीड हो गए थे स्नैप रेजोल्यूशन निकालने में, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम डिक्लेयर करने वाले हैं, और वही एकमात्र गोल है कांग्रेस का। अदर ग्रुप्स का क्या रिस्पॉन्स था? जो हिंदू महासभा के लिबरल्स थे और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने ही इस कमीशन को बॉयकॉट किया था। हिंदू महासभा ने बॉयकॉट किया था क्योंकि इसमें कोई इंडियंस नहीं है। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था कि उनका कोई साइमन कमीशन में ऐसा कोई एम पूरा होता हुआ अपना दिख नहीं रहा कि सेपरेट कंट्री उनको बना के दिया जाएगा या नहीं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी 2 सेशंस में सेपरेट आउट हो गई थी। एक सेशन था जिन्ना के अंडर, जो कैलकाटा में हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि इस कमीशन को बॉयकॉट ही करना है। और दूसरा मुस्लिम लीग सेशन हुआ था, जो कि अंडर मोहम्मद शाफी हुआ था, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था कमीशन को। और भी बहुत जन थे जो इस कमीशन को सपोर्ट कर चुके थे। यूनियनिस्ट इन पंजाब, जस्टिस पार्टी इन साउथ। अभी देखते हैं पब्लिक रिस्पांस क्या आता है। जैसे ये कमीशन बॉम्बे आया फरवरी 3, 1928, तो ऑल द वे कंट्री वाइड हड़ताल की गए थे, मास रैलीज किए गए थे, ब्लैक फ्लैग का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, स्लोगन बोला था कि गो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लैग, ब्लैक लगा फ्लैग डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, एंड बार बार बोला जा रहा है कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये रिबल करने का एक तरीका चूज़ किया था। ये तो हो गया पब्लिक रिस्पांस।
अब इसके चलते नेहरू एंड सुभाष बोस जी ये दोनों ही यूथ और स्टूडेंट के लीडर बन चुके थे, और यही से स्टार्ट हो जाता है एक अपसर्ज का, जहाँ पे यूथ को रियलाइज़ होता है कि हमें भी कोई रेडिकल एक्शन लेना ही है। एंड दैट्स वाई पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज़ और हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया गया। अब पुलिस रिप्रेशन को, पुलिस को तो रोकना ही था ये सब, तो पुलिस इन डेमोन्स्ट्रेटर पे बहुत भारी पड़े एंड लाठी चार्ज भी हुआ है। एंड इवन लाठी चार्जेस में सीनियर लीडर्स को भी नहीं बख्शा गया। जवाहरलाल नेहरू, जेबी पंत को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा गया लखनऊ में, और लाला लाजपत राय को तो बहुत इतना ज़्यादा लाठी चार्ज किया गया उनके चेस्ट पे कि बाद में वो उनकी मौत हो गई 17 नवंबर 1928 में। बट वो उनके मुंह से जो लास्ट सेंटेंस लिखा था वो था कि जो लाठी चार्ज तुमने आज मेरे ऊपर किया है वो लास्ट नील है जो कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के कॉफिन में गाड़ा जा रहा है। ओके, उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था? पहले तो ये रेडिकल एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है लोगों को। अब तो डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, अभी तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी चाहिए। कांग्रेस के पास पहले कोई एक्टिव प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, तो कोई ना कोई उनको एक्सक्यूज़ चाहिए था कि वो मास एक्शन निकाले। बट जब साइमन कमीशन अनाउंस किया गया, कांग्रेस को ये मौका मिल गया मास एक्शन निकालने के लिए। और ऊपर से लॉर्ड बिरकनहैम जो चैलेंज किया था इंडियन पॉलिटिशियंस को कि कोई ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग निकाल नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उससे ये रेडिकल भावना और ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। ओके, तब देखते हैं साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या क्या थे। पहले तो साइमन कमीशन ने 2 वॉल्यूम रिपोर्ट को पब्लिश किया था मई 1930 में। उसमें दिया गया था कि पहले तो डायरकी को एबॉलिश कर देना चाहिए, फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहिए, प्रोविंसेस पे भी, सेंटर पे भी नहीं, क्या क्योंकि प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी स्टेट में डालना चाहते हैं। इससे सेंटर ज़्यादा पावरफुल नहीं रह जाता है, स्टेट भी उतने ही मायने रखेंगे। तीसरा, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के लिए अभी भी गवर्नर के हाथ में ही होना चाहिए। और चौथा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स का जो नंबर है उसको भी इंक्रीज़ कर देना चाहिए। पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर पे है उसको रिजेक्ट करना चाहिए, जैसे कि बोला ना कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाने वाला है प्रोविंसेस पे भी, इसकी वजह से कैबिनेट के जो भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का पूरा पावर गवर्नर जनरल के पास होगा। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को वापस से रिटेन कर देना चाहिए, बट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे। फेडरलिज्म के आइडिया को एक्सेप्ट किया था, बट आगे के फ्यूचर में नहीं। ये बोला गया था कि कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया को एस्टेब्लिश करना चाहिए,
जहाँ पे दोनों साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए, ब्रिटिश प्रोविंसेस के भी और प्रिंसली स्टेट्स के भी। ये भी बोला गया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और बलूचिस्तान दोनों का ही एक लोकल लेजिस्लेचर होना चाहिए और दोनों का ही राइट बनता है रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए सेंटर लेवल पे। ये भी रिकमेंड किया गया था कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर देना चाहिए और बर्मा को इंडिया से सेपरेट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल हिस्सा नहीं है। ये भी उसमें रिकमेंड किया गया था कि जो इंडियन आर्मी है वो इंडियनाइज ही रहनी चाहिए, बट ब्रिटिश फोर्सेस ही रहनी चाहिए उसमें। इंडियंस को सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, फुली इक्विप्ड रहेगा, बट वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे। फोर्सेस के जो खर्चे हैं वगैरह वो सब ब्रिटिश के ऊपर ही रहे।